नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं एनके यादव आपके समक्ष फिर उपस्थित हूं। मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह है टॉपिक आरपीएससी से लेकर आईएएस, आरएस और राजस्थान पुलिस पटवार प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश से लेकर भू आकृतिक प्रदेशों के वर्गीकरण, उनके परिक्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके लिए हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है बहुत अच्छे से समझना होगा। परंतु इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से पूर्व भी कुछ संकल्पनाएं, कुछ ऐसे, देखिए, एक होता है परिकल्पना जो कल्पनाओं से परे हो, एक होता है सिद्धांत, वह सिद्धांत वह होता है जो सिद्ध हो। मित्रों, 1856 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे स्नाइडर महोदय, और स्नाइडर महोदय ने यह कहा था, देखिए, ये हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपर का पार्ट श्याल, और नीचे जो दूसरा पार्ट है वो है सीमा। क्योंकि सीमा का घनत्व तो अधिक और श्याल का घनत्व तो कम है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो घनत्व में वृद्धि होती चली जाएगी। स्नाइडर महोदय ने भी ये कहा था कि सीमा के ऊपर श्याल तैर रहा है, और उस कारण आपके साफ है क्योंकि सीमा का घनत्व अधिक है और श्याल का घनत्व कम है, क्रस्ट का घनत्व कम है। लेकिन विद्यार्थी उनकी बात को किसी ने नहीं माना। बात 1908 की। 1908 में अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.बी. टेलर महोदय, आपने नाम सुना होगा, एफ.बी. टेलर महोदय ने एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। मित्रों, शब्द पर गौर करें, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ये महाद्वीपीय विस्थापन अलग है और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अलग है। और इस सिद्धांत में यह बताया गया कि सीमा पर श्याल तैर रहा है, अर्थात यहां पर स्थल खंड का स्थानांतरण हो रहा है। स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण हो रहा है। और उस स्थानांतरण का आप नोटिस करिए, देखिए, इन्होंने 1908 में अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.बी. टेलर ने क्या कहा, महाद्वीपीय कौन सा सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। और उन्होंने क्या कहा, स्थल खंड का स्थानांतरण हो रहा है, और उस स्थानांतरण का मुख्य कारण आप नोटिस करिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मुख्य कारण, और मुख्य कारण था ज्वारीय शक्ति। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात टेलर महोदय ने की कि 1908 में अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.बी. टेलर ने एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, और उसमें कहा गया कि स्थल खंड का स्थानांतरण हो रहा है, अर्थात सीमा पर श्याल तैर रही है, और उसका मुख्य कारण ज्वारीय शक्ति। ज्वारीय शक्ति का मतलब आप यहां पर चंद्रमा और सूर्य का जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल की यहां पर बात कर रहा है, टाइड, ज्वार का आना, खिंचाव जिसे कहते हैं, आकर्षण जो है। लेकिन इनकी बात को भी ज्यादा प्रमुखता नहीं दी गई। मित्रों, उसके बाद जो ये सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये दुनिया का मुख्य सिद्धांत बना, और इस सिद्धांत को बहुत ज्यादा मात्रा में सुना गया, बहुत ज्यादा मात्रा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिली। इस सिद्धांत को समझने के लिए कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया गया, 1912 में। मित्रों, कोई दो राय नहीं है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया गया, जो जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक वैगनर महोदय ने दिया।
आप ये भी ध्यान रहे कि देखिए ये मूलतः जलवायु वैज्ञानिक थे, भूआकृतिक वैज्ञानिक नहीं थे। मित्रों, इन्होंने अपना सिद्धांत 1912 में जरूर दिया था, परंतु इसका प्रकाशन 1918 में। 1914 में चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, इसलिए इन्होंने इनके उस सिद्धांत को वहां से प्रकाशन नहीं हो सका। लेकिन आप सोचिए कि उन्होंने सिद्धांत कब दिया? 1912 में। एक महत्वपूर्ण बात है। अब ये क्यों सिद्धांत कैसे आया, किस रूप में आया, तो इसकी एक लंबी कहानी है। मित्रों, वैगनर महोदय दुनिया में भ्रमण कर रहे थे और उनके भ्रमण का जो महत्वपूर्ण विषय था वो दुनिया में जलवायु का अध्ययन करना था। आप सिद्धांत को ध्यान से सुनिए। जब वो भ्रमण कर रहे थे तो वो किस पर अध्ययन कर रहे थे? जलवायु पर। लेकिन उन्होंने अध्ययन करते, जलवायु के अध्ययन को करते करते पाया कि नॉर्वे, स्वीडन जैसे ठंडे प्रदेशों में कोयले का निक्षेप है, कोयले का निक्षेप, जबकि गर्म प्रदेशों में जैसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जैसे क्षेत्रों में, ब्राजील जैसे क्षेत्रों में हिम का निक्षेप है। आप सोच के देखिए, गर्म प्रदेशों में हिम का निक्षेप जबकि ठंडे प्रदेशों में कोयले का निक्षेप। ऐसा विषय जब उनके सामने आया तो उनके मन में उत्सुकता पैदा हुई, और उनके मन में जो उत्सुकता पैदा हुई, विद्यार्थियों, उन्होंने इस बात पर दो ही बातें हो सकती। अगर इस क्षेत्र में ऐसी कोई चीजें मिल रही हैं तो तय मान के चलिए, या तो स्थलखंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया हो, बिल्कुल भाई, ये कोई चीज यहां से प्रवाहित होकर यहां पर गई हो, या फिर दूसरी जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ हो, कटिबंधों का स्थानांतरण। अब ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, या तो ये हुआ हो और या फिर हम ये कह सकते हैं स्थलखंड का स्थानांतरण हुआ हो, स्थलखंड का स्थानांतरण। ये दो बातें हो सकती हैं, स्थलखंड का स्थानांतरण या। अब उन्होंने इस पर भी गौर से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण नहीं हुआ। तो फिर उनके मन में एक प्रश्न आया, इसका मतलब स्थलखंडों का स्थानांतरण हुआ है। और आप सोचिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की तो मूल संकल्पना यही है कि स्थलखंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हुए। विद्यार्थियों, इसीलिए विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थापित होना, विस्थापन, इस सिद्धांत का नाम पड़ा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अब उन्होंने अपनी पूरी कहानी, उन्होंने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में पूरी कहानी प्रस्तुत की। उसको हम गौर से देखते हैं। आप देखिए, इसके कई पार्ट होंगे, एक एक चीज उन्होंने ये बताया। इस सिद्धांत में मूल रूप से ये बताया कि पूर्व में कार्बोनिफेरस काल से पूर्व पृथ्वी के सभी स्थलखंड पेंजिया से जुड़े हुए थे। सुनना मेरी बात को ध्यान से। पेंजिया के चारों ओर पैंथालासा था, जिसमें जलीय क्षेत्र था, महासागरीय क्षेत्र था। विद्यार्थियों, कार्बोनिफेरस काल के अंत में ये दो भागों में विभक्त हो गया, अर्थात पेंजिया के दो भाग हो गए। ऊपर का भाग अंगारा लैंड कहलाया और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। धीरे धीरे कालांतर में ये एक अलग अलग रूप में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावित होते हुए इनका विखंडन हो गया, अर्थात बाद में अंगारा लैंड भी विखंडित हो गया और गोंडवाना लैंड भी। एक मैप के माध्यम से अपन इसको देखना प्रारंभ करते हैं। अब आप देखिए, वो कहता है कि पूर्व में
पृथ्वी, आप देखिए मैं डायग्रामेटिकल रूप से सारी बातें कर रहा हूं एक डायग्राम में। आप देखिए यहां पर हमने ये कहा पूर्व में यहां पर ये एक पार्ट था जिसका नाम था पेंजिया, पेंजिया, और पेंजिया के चारों ओर जो जलीय भाग था उसका नाम था पैंथालासा। मित्रों बात 225 मिलियन वर्ष पूर्व की कर रहा हूं। आप देखिए 225 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी हम ये कह सकते हैं परमियन काल की बात कर रहे हैं। परमियन 225 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल के प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी के दो खंड थे, एक पेंजिया था और पेंजिया जो भाग था वो स्थल खंड था, और दूसरा पार्ट था पैंथालासा जो जलीय भाग था। पेंजिया स्थल खंड था जिसे हमने एक नाम दिया सुपर महाद्वीप। अब आप देखिए मित्रों, वैगनर महोदय ने स्पष्ट कहा कि पूर्व में यह स्थिति थी, धीरे धीरे कार्बोनिफेरस काल के अंत तक, अर्थात मैं यूं कहूं आपको 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के दो अंश हो गए। आप सोच के देखिए, यहां पर पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाया अंगारा लैंड, और नीचे का जो पार्ट है विद्यार्थियों वो कहलाया गोंडवाना लैंड। आप देखिए गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड का दूसरा नाम भी था लॉरेशिया, और बीच में तेथिस सागर। अब आपके मन में प्रश्न उठने लगे होंगे। आप सोचिए, यह बात 200 मिलियन वर्ष पूर्व की है। 200 मिलियन वर्ष पूर्व ये पृथ्वी की ये कंडीशन थी, वर्ष पूर्व। यानी मैं जिस काल की बात कर रहा हूं ट्रायसिक युग की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी होगी। जहां तक सवाल है कि जब ये पेंजिया ऊपर टूटा तो ये जल था वो नीचे आ गया। भाई तेथिस सागर का निर्माण कोई विशेष स्थिति में नहीं हुआ था। पैंथालासा पेंजिया की स्थिति की बात करूं, दक्षिण अफ्रीका की स्थिति जहां आज है वहां ऐसा माना जाता है कि पहले पेंजिया की स्थिति हुआ करती थी। अब आपके मन में प्रश्न उठने लगे, सर आपने तो पेंजिया को इतनी जल्दी तोड़ दिया ऐसे। आप देखिए, पेंजिया के टूटने के पीछे जो वैगनर महोदय ने, आप जब नीचे पृथ्वी की सीमा है और सीमा के ऊपर क्रस्ट तैर रहा है, ये सीमा है, क्योंकि सीमा का घनत्व अधिक, तो ये पार्ट तो घूमकर कहीं ना कहीं जाएगा, और जाएगा कहां पर? जहां पर फोर्स लगेगा, बल लगेगा। इसके टूटने के कई कारण बताए वैगनर महोदय ने। उन्होंने चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को इसके लिए उत्तरदायी माना, उन्होंने पृथ्वी के केंद्र को इसके लिए उत्तरदायी माना, उन्होंने पृथ्वी के अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल को उत्तरदायी माना। इसके साथ साथ उन्होंने प्रमाण भी दिए थे। उन्होंने चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, आप नोटिस करिए, अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.वी. टेलर ने भी ज्वारीय शक्ति को इसके लिए उत्तरदायी माना था। यह टूटने के बाद आप ध्यान में रहे 150 मिलियन वर्ष पूर्व, 150 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी हम बात जो कर रहे हैं वो है जुरेसिक काल की बात कर रहे हैं। में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अलग अलग भाग टूटने लगे, अर्थात जो आपका अंगारा लैंड था उसका एक पार्ट इधर टूट गया, दूसरा पार्ट यहां पर रह गया। गोंडवाना लैंड के एक पार्ट इधर प्रतिस्थापित हो गया और एक पार्ट यहां पर रह गया, और यथावत बीच में जो क्षेत्र था वो क्षेत्र तेथिस सागर था। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जुरेसिक काल में 150 मिलियन वर्ष पूर्व अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी टूटने लगे।
ये कार्बोनिफेरस काल की अंतिम चरण की अवस्था के रूप में ऐसा हुआ। इसके बाद एक युग आया। मित्रों आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। एक आगे फिर होता क्या है कि यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, एक काल आया जिसका नाम था क्रेटेशियस युग। क्रेटेशियस युग, और क्रेटेशियस युग की जहां तक बात करें तो 65 मिलियन वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, 65 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष से लेकर और वर्तमान की जो आप स्थिति देख रहे हैं, वर्तमान की जो स्थिति देख रहे हैं, 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस युग में वर्तमान स्थिति में महाद्वीप प्रतिस्थापित हो गए। आपने ये देखा कि यहां से पेंथालासा, इसको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, प्रशांत महासागर किसका अवशेष है? पेंथालासा का ही है, क्योंकि जहां आज प्रशांत महासागर है वहां कभी पेंथालासा जलीय क्षेत्र हुआ करता था। अब क्रेटेशियस युग की विस्तृत देखते हैं कि क्रेटेशियस युग में 65 मिलियन वर्ष पूर्व महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन सा महाद्वीप कहां पर प्रतिस्थापित हुआ और कौन सा किसका भाग है, यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होगा परीक्षा के लिहाज से। मित्रों आप देखिए, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, क्रेटेशियस युग की बात करेंगे अपन। विद्यार्थियों 65 वर्ष पूर्व की स्थिति को अगर देखें तो मैं विस्तृत रूप से इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। यहां पर देखिए आप इस तरीके से इस गोलाकार क्षेत्र को अपन देख सकते हैं। विद्यार्थियों यहां पर जिस युग की बात हो रही है वो युग है क्रेटेशियस युग, और जहां तक बात है 65 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। वर्ष पूर्व में पृथ्वी का जो ये पार्ट था अंगारा लैंड, यहां पर अंगारा लैंड का जो पार्ट था उसका ये पार्ट यहां से टूट गया, और टूटने के बाद विद्यार्थी यहां से टूटने के बाद ये यहां पर प्रतिस्थापित हो गया, और यहां पर प्रतिस्थापित होने के बाद यहां पर एक महाद्वीप बना जिसे कहा जाता है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका। इसके बाद आप देखिए जो यहां पर ये पार्ट बच गया, इस संपूर्ण पार्ट को एक नाम से जाना जाता है यूरेशिया। मित्रों यूरोप, और यूरोप के बाद में यहां पर एशिया, दोनों को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। इसका मतलब यूरोप का जो पार्ट है और यहां पर जो पार्ट है एशिया, एशिया और ये देखिए उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट पार्ट हैं किसके? अंगारा लैंड के। मध्य में जो आपका क्षेत्र था वो क्षेत्र था तैथी सागर। तैथी सागर के ठीक नीचे जो आपका पार्ट था वो पार्ट था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का एक पार्ट यहां से टूटने के पश्चात वो यहां पर प्रतिस्थापित हो गया, और प्रतिस्थापित होने के बाद में यहां पर एक कॉन्टिनेंट बना जिसे कहा गया दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका, इसका मतलब साफ है कि जहां पर पूर्व में गोंडवाना लैंड था वहां पर क्या बना? दक्षिण अमेरिका। यहां से जो शेष पार्ट रहा गोंडवाना लैंड का, वो उसमें से एक पार्ट नीचे प्रतिस्थापित हुआ, और वो यहां पर प्रतिस्थापित होने के बाद वो एक कॉन्टिनेंट के रूप में अंटार्कटिका के रूप में स्थापित हुआ। इसके बाद में यहां पर जो कॉन्टिनेंट था वो अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो पार्ट है किसका? गोंडवाना लैंड का, और इसमें से अलग होकर एक क्षेत्र बना जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेल प्लेट अफ्रीकन प्लेट से उत्तर पूर्व की ओर खिसकने के बाद अलग हुई, और इसका एक पार्ट ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है वो भाग है किसका? गोंडवाना लैंड का। आप ध्यान से देखिए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी 4 महाद्वीप पार्ट है किसके? गोंडवाना लैंड के।
और 3 कॉन्टिनेंट उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। विद्यार्थियों ये तीनों पार्ट है किसके? अंगारा लैंड के। अब आप यहां पर समझ गए होंगे जो चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और वर्तमान में दुनिया में इसी तरीके के महाद्वीप प्रतिष्ठापित है। परंतु महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, ये था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हमें ये समझना होगा, अति आवश्यक रूप से ये समझना होगा कि भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश किस किस का भाग। तो मैं एक मानचित्र के रूप में, एक गोलाकार स्थिति के रूप में एक दूसरा चित्र बना रहा हूं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो बिंदु आएगा वो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपसे सवाल एक ही पूछा जाएगा कि कौन सा भौतिक प्रदेश या कौन सा महाद्वीप या कौन सा क्षेत्र किसका भाग। तो आप देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा था ये कंडीशंस थी वर्तमान में महाद्वीपों की। अब अपन देखते हैं जो परीक्षा के लिहाज से जो सवाल और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट भी लेना होगा क्योंकि सवाल यहीं से पूछा जाएगा। मित्रों देखिए, ये पार्ट अगर हम मान लें कि ये पार्ट है अंगारा लैंड, आप नोटिस करिए अंगारा लैंड का दूसरा नाम मैं लिख रहा हूं मित्रों, लॉरेशिया। लॉरेशिया यहां पर देखिए, इसके साथ साथ दूसरा पार्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा जिसका नाम है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का जहां तक सवाल है, अब देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। विद्यार्थियों उत्तर अमेरिका महाद्वीप किसका भाग है? अंगारा लैंड का। इसके बाद यूरोप किसका पार्ट है? अंगारा लैंड का। और एशिया, दोनों को ही संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया यूरेशिया। इसके साथ साथ मित्रों यहां पर भारत का एक पार्ट और आता है, हालांकि भारत का भौतिक प्रदेश नहीं है, वो सब डिवीजन है ट्रांस हिमालय। आप में से बहुत विद्यार्थियों ने नाम सुना होगा। देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हिमालय किसका अवशेष है, तो आपका उत्तर होगा तेथिस सागर। परंतु यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय किसका अवशेष है, आपका उत्तर होगा अंगारा लैंड का। ध्यान दें, मैं जिस चीज को जहां लिख रहा हूं आप वहीं उसको नोट करें। विद्यार्थियों अब आप यहाँ पर देखिए, गोंडवाना लैंड पर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किसका भाग हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। उसके बाद में अफ्रीका, ये भी किसका भाग हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। इसके बाद में अंटार्कटिका मित्रों, ये भी किसका पार्ट होगा? गोंडवाना लैंड का। और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट होगा किसका? गोंडवाना लैंड का। तो ऑस्ट्रेलिया पार्ट किसका होगा? गोंडवाना लैंड। दुनिया के 7 महाद्वीप आप देख सकते हैं किस किस के कौन से पार्ट है। ये दुनिया के 7 महाद्वीपों की बात आ गई। अभी आप नोटिस करिए, आज हमने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े। कितने भौतिक प्रदेश? 5। उस 5 भौतिक प्रदेश में से अपन ने एक प्रदेश पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय प्रदेश। आप आज महत्वपूर्ण सवाल देखिए, हिमालय प्रदेश किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। अर्थात जहां पूर्व में तेथिस सागर हुआ करता था वहां वर्तमान में क्या है? हिमालय है। दूसरा भारत का भौतिक प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान। विद्यार्थियों ध्यान दें, उत्तर का विशाल मैदान किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। परीक्षा के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान का थार का मरुस्थल भी तेथिस सागर का अवशेष है, इसलिए वहां पर खारा जल पाया जाता है। एक और चीज, भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश हमने कहा था प्रायद्वीपीय पठार। आप ध्यान दें, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और वो किसका भाग होगा? गोंडवाना लैंड का। वह तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान, वो भी किसके पार्ट होंगे? गोंडवाना लैंड के। ये इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिहाज से। मित्रों यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिमालय प्रदेश किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। उत्तर का विशाल मैदान किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। और तटीय मैदान भी किसका पार्ट होगा? गोंडवाना लैंड का। आप में से बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो राजस्थान की भूगोल पढ़ते हों, और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम बात करें तो राजस्थान के भौतिक भूगोल, भौतिक प्रदेशों के रूप में राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश, मैं लिख रहा हूं मरुस्थलीय प्रदेश, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान
का मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? तैथिस सागर का। नोटिस करिए, दूसरा राजस्थान का भौतिक विभाग है अरावली प्रदेश, और ये रीट में 2 बार आया है सवाल, ध्यान दें। 2011 के अंदर पहला रीट प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल आया हुआ है कि अरावली प्रदेश किस भौतिक प्रदेश, सॉरी अरावली नहीं, सॉरी भाई अरावली, यहाँ पर देखिए बहुत सुधार करें, अरावली गोंडवाना लैंड का पार्ट होगा, बिल्कुल अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट होगा, ध्यान दें। इसके अलावा पूर्वी मैदान, बिल्कुल राजस्थान का पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान किसका पार्ट है? तैथिस सागर का। और अंतिम राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए यहां पर मैं इधर लिख देता हूं इसको, यहां पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी मेरा कहने का मतलब साफ है, हाड़ौती की अगर हम बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। तो राजस्थान के कितने भौतिक विभाग? 4। थार का मरुस्थल पार्ट किसका है? तैथिस सागर का। उत्तर का विशाल मैदान या पूर्वी मैदान कह सकते हैं, जो राजस्थान के संदर्भ में आता है, किसका पार्ट है? तैथिस सागर का। अरावली प्रदेश किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से संबद्ध है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हड़ौती का पठार मित्रों किसका पार्ट है? तो दक्षिणी पूर्वी पठार किसका पार्ट हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। तो मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहां से सवाल 101% पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ साथ भारत का अगला भौतिक प्रदेश का जल्दी प्रकाशित होगा, ठीक है, उसकी बात अपन कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।